जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एक पीवाईक्यू देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो से हमें ये आइडिया मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो मैथ से पूछे जाते हैं। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लगभग 250 क्वेश्चंस है और ये उसी का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप तैयार हो जाइए और इसको बढ़िया से देखना है, और देखने के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि मैथ्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% हानि पर 450 रुपये में बेच दिया। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 10% की हानि पे 450 रुपये में बेच दिया गया। ठीक, तो उसके पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर जो होता है वो 100% के फॉर्म में होता है। और अगर आपसे बोला गया है कि 10% की हानि हुई है, यानी कि वो 100% के फॉर्म में था, अब 10% वो कम हो गया है, यानी कि वो अब 100% ना रह के कितना हो गया है, 90% हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 90% जो होगा वो 450 के बराबर होगा। तो एक जो होगा वो 5 के बराबर होगा, और 100 जो होगा वो 100% जो होगा वो 500 के बराबर होगा, यानी कि हमारा 500 आंसर होगा। लेकिन इसको हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। क्रय मूल्य कितना है, एक्स। अब कह रहा है 10% की हानि हुई है, यानी कि 100 ना बोल के उसको हम कितना लिखेंगे, 90%, यानी 90/100। और इसका वैल्यू कितना दिया है हमें, 450। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 450 इंटू 100/90। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x-1/x, ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से लिखा गया है, x-1/x इक्वल्स टू 4। और पूछा क्या गया है, x³ माइनस 1/x³ कितना होगा। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो तरीका है वो a-b का होल क्यूब पे आधारित है। ठीक है, जैसे ये इस पे हम रख के इसको बनाएंगे, और इसके अलावा एक इसका शॉर्टकट भी होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे a-b का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब a के जगह पे हम क्या रखेंगे, x, और b के जगह पे क्या रखेंगे, 1/x। तो आइए इसको रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू a³, यानी कि x का क्यूब माइनस b³ यानी b कितना लिया गया है, 1/x। तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा बाई x का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1/x³ माइनस 3, a का वैल्यू कितना है, x, और b कितना है, 1/x। और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे x माइनस 1/x। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1/x का क्यूब है, और x माइनस 1/x दिया कितना है, 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब इक्वल्स टू, हमें x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो x³ माइनस 1/x³
माइनस 12, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस 1/x³ को यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो 12 है इसको हम इधर करेंगे, तो इधर ऑलरेडी पहले से क्या था, 64 था, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 76, यानी x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आया 76, ठीक है। तो ये तो था कि फॉर्मूला बेसिस पे था, ठीक है, कि फॉर्मूला से हम इसको ऐसे ड्राइव करेंगे। एक इसका शॉर्ट मेथड होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें x माइनस 1/x का कुछ वैल्यू दिया रहता है, मान लेते हैं वो वैल्यू कितना है 4। जैसे यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 4, और हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है x³ माइनस 1/x³ फाइंड करने को बोला जाता है। तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड ये होगा कि हम पहले क्या करेंगे, a³ लिखेंगे और प्लस 3a लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में कितना है, a³ दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 और प्लस 12, यानी कि 76, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ, आपको दोनों बता दिया गया है। आप मतलब जो कंसेप्ट होता है उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो शॉर्टकट होता है वो याद नहीं आता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 16 रुपए खर्च किए, और 8वें दोस्त ने उन सभी 8 के औसत खर्च से 35 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किए गए कुल धनराशि कितनी है, ठीक है। तो ये मतलब औसत का एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने प्रोजेक्ट पर 16 रुपए खर्च किया है, तो सातों का खर्च कितना हुआ, तो 7 गुणे 16 प्लस 8वां जो है दोस्त, वो कह रहा है कि जितना इन 8 का औसत है उससे 35 रुपए अधिक खर्च किया है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि इनका औसत जो है वो कितना है 8 का x है, यानी कि ये औसत x से कितना ज्यादा खर्च किया है, 35 ज्यादा खर्च किया है, ठीक है। तो ये बराबर होगा कितना के बराबर होगा, तो कुल राशि के बराबर होगा। और कुल राशि है कितना, ये 8 दोस्त हैं और 8 ने खर्चा कितना किया है औसत, तो x, यानी कि 8x के बराबर होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 112 प्लस x प्लस 35 इक्वल्स टू 8x, ठीक है। अब इस x को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस x, यानी कि 7x, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, 1 और 3 4, और ये 147, ठीक है। यानी 147 बराबर 7x। तो x का वैल्यू यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, 147 बटा 7, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, यानी x का वैल्यू कितना निकला है, 21 निकला है। और ये x है क्या, ये x है औसत, ये क्या है औसत है। तो कुल राशि जो होगा वो कितना होगा, कुल राशि बराबर ये हो जाएगा 8x, और x का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना निकला है 21, यानी कि ये हो जाएगा 168, यानी 168 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये औसत से एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ABC अकेले कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। यानी कि A जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में। B उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में। और C उस काम को कितना दिन में कर ले रहा है, 36 दिन में कर ले रहा है। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम एक काम मानते हैं कि इन्हें काम करना कितना है, ठीक है। और वो काम कैसे हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए A जो है 16 दिन ले रहा है, B 24 दिन और C 36 दिन। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144, ठीक। यानी कि इनको मान लीजिए कि 144 काम करना है, ठीक। अब ये जो है 144 काम करने में एक कितना दिन टाइम ले रहा है, 16 दिन।
यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये एक दिन में काम करेगा 144 और भाग दे देंगे कितना से, 16 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9। यानी कि ये ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 9 काम कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे 144 है और बी कितना दिन टाइम ले रहा है, 24 दिन टाइम ले रहा है। यानी कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 6। और वैसे ही 36 है यहाँ पे, तो 144 से जब हम 36 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 9 काम कर पा रहा है, बी 6 काम कर पा रहा है और सी 4 काम कर पा रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वे एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए कि ये एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, तो ये एक दिन में काम कर पा रहे हैं 9 + 6 और +4, कितना हुआ 9 6 15 और 4 19। यानी कि ये तीनों अगर मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 19 काम करेंगे। तो 144 काम करना है तो ये कितना दिन टाइम लेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, 144 है और दिन निकालना है, तो एक दिन में ये जितना कर पा रहे हैं उससे हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये भाग देंगे, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 7 होल 11/19, 5 होल 17/19, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 144 और इसको भाग देना है कितना से, 19 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 19 से 7 बार में 133 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 7 होल 11/19 यानी 7.11/9 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखिएगा, ये आपको मतलब ज़रूर समझ में आएगा। और टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan 53 डिग्री कितना है, 4/3, तो हमें tan 8 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। जैसे tan 8 जो है, 8 डिग्री जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे tan 53 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, और tan a माइनस बी क्या होता है, ये होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना होगा, 53 होगा और b कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू मतलब ऊपर के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा tan 53 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan 53 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, और tan 45 का अब वैल्यू याद रखिएगा, tan 45 कितना होता है, tan 45 जो होता है वो होता है 1। ठीक है, और tan 53 का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस tan 45 कितना 1/1 प्लस tan 53 कितना है 4/3 इंटू tan 45 कितना हुआ 1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3 और ये 4 माइनस 3 बटा, फिर यहाँ पे ये कितना होगा 1 प्लस 4/3, तो ये कितना होगा, फिर ऊपर हो जाएगा ये 3 और 4 में से 3 गया 1 और ये कितना होगा, तो नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 1/3 बटा 7/3 और 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1/7। ठीक है, यानी कि हमारा वैल्यू जो आएगा tan 8 डिग्री का वो कितना आएगा 1/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिगो से ही है, कह रहा है कि 3 tan थीटा इक्वल्स टू कितना है 2, तो 2 sin थीटा, यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे माइनस होगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का हमें वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे 3 tan थीटा इक्वल्स टू कितना है, 3 tan थीटा इक्वल्स टू हमें दिया है कितना, 2। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमसे पूछा गया है। इसका वैल्यू कितना होगा यही हमसे पूछा गया है। तो हम पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में दिया हुआ है और वैल्यू कितना का दिया है, tan थीटा का दिया है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि ये साइन और कॉस को हम किस में बदल दें, tan में बदल दें। ठीक है, और एक और बेसिक सा फॉर्मूला होता है tan थीटा का, ये आप सबको पता होगा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है ना, इसको हम tan में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों में मतलब ऊपर और नीचे कॉस थीटा से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा होगा। तो सब में साइन थीटा पे भी कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और माइनस कॉस थीटा पे भी क्या नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, बाई यहाँ पे ये कितना है 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई, वैसे ही कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ पे कट जाएगा तो 2 माइनस यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा यहाँ पे देखिए ये जो था 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये किस में चेंज हो गया, tan थीटा में चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे ये हो गया 2 और tan थीटा कितना दिया हुआ है 2/3, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2/3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2/3, तो ये ऊपर हो गया 4/3 माइनस 1 बाई ये नीचे कितना हो गया 2 माइनस 2/3। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम हो गया 3, ये एलसीएम हो जाएगा 3 और 4, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है तो ये ऊपर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 1/4 में से 3 गया 1, तो 1/3 हो जाएगा बाई नीचे यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगा 6 और माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1/4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये आप इस पे मतलब कमांड अपना नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a माइनस बी 3 दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29 दिया हुआ है। तो ए बी का हमें वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 29 माइनस 2ab। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर 29 माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 29 को इधर ला देंगे तो 9 माइनस 29 और इधर क्या बच जाएगा माइनस 2ab। इधर हो गया माइनस 20 और इधर हो गया माइनस 2ab माइनस 2ab।
अब माइनस से माइनस ये कट जाएगा और 2 से ये 10 बार में और कट जाएगा, यानी कि हमारा ए बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 10। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना होगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है, यानी ये हमें दिया हुआ है कितना 23, और कह रहा है जो समान सार्वअंतर है यानी डी है वो कितना है 6 है। तो और आगे कह रहा है पहले 46 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि S46 हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको एस एन का फॉर्मूला पता होगा। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे एस एन कितना है 46 इक्वल्स टू 46/2 टू 6 का वैल्यू ए का वैल्यू कितना है 23, तो 2 गुणे 23 प्लस n-1 यानी 46 - 1 कितना होगा 45, और मल्टीप्लाई कर देना है डी से, यानी कि डी का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया है उसको हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 46 प्लस 45 गुणे 6। ठीक, अब ये हो जाएगा 23 इंटू 46 प्लस, अब 45 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 270। ठीक, तो ये हो गया 23 गुणे 270, और 46 कितना होगा 270 और 40 310 और 6 316। ठीक है, यानी कि 23 गुणे 316। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इतना ऑप्शन हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 है, और यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, यानी कि 6 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो और इसमें यूनिट डिजिट कितना है, यही है, मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और वैसे भी मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिएगा, ये इतना ही आएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपए है, यानी कि CI माइनस SI ये कितना है 100 है। ठीक, और क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना है 5% प्रति वर्ष है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में एक शॉर्टकट यूज होता है कि मतलब 2 साल के लिए, क्या 2 साल के लिए अगर हमें CI माइनस SI का, मतलब CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल्स टू P इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अंतर, जैसे अंतर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 100, ये, और ये ध्यान में रखिएगा ये जो मतलब फॉर्मूला है वो कब यूज होगा, सिर्फ 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पे CI माइनस SI कितना दिया है 100 रुपये दिया है, और हमसे पूछा क्या गया है P पूछा गया है, और R का भी वैल्यू कितना दिया है 5%। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे P, और ये कितना हो जाएगा P इंटू R का वैल्यू कितना है 5/100 और इसका स्क्वायर। इसको हम जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 100 बराबर P इंटू 1/20 का स्क्वायर। अब 1/20 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/400। ठीक है, तो यहाँ से जब हम P का वैल्यू फाइंड करेंगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले से इधर कितना है 100, और ये आके इसको मल्टीप्लाई कर देगा 400, तो ये हो जाएगा 1 और 4 4, और उस पर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी कि 40। ठीक, यानी कि ये कितना हो जाएगा P हमारा हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा।
ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, 2 वर्ष के लिए जब CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, उसका यूज करते हैं। और ये क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और जहाँ पे एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा, यानी तीनों भुजा हमने कितना माना है, ए बी और सी, तो इनको जोड़ के अगर हम आधा कर देंगे, इन तीनों को जोड़ने का मतलब हुआ परिमाप, और उसका आधा यानी कि अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर एस है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, 12 प्लस 14 प्लस 16 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 16 और 14 30 और 12 42, 42 बटा 2 का मतलब कितना हुआ, 21। यानी कि एस का वैल्यू कितना निकला, 21 निकला है। अब इस फॉर्मूला में हम एस का वैल्यू रख देंगे और ए बी सी यानी कि 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम रखते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर एस, एस का मतलब कितना हुआ, 21 इंटू 21 माइनस 12 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 16। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 इंटू 12 में से 21 में से 12 गया 9, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना होगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं कि 21 है ना, तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3, 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, और 7 को 7, और 5 को ऐसे ही 5 रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो जो पेयर बन जाएगा, जो जो जोड़ा लग जाएगा उसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 बाहर निकल गया। वैसे ही यहाँ पे कितना है, 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक, अब अंदर बचा कितना, तो एक बच्चा 3 और एक बचा 15, यानी कि ये हो जाएगा रूट 15, यानी कि ये कितना होगा, 7 और 3 21, और यहाँ पे कितना बचा है, रूट 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 रूट 15, यानी कि हमारा बी नंबर जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि एक विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कि भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का यूज करते हैं, जहाँ पे एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़ के हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 3,60,000। उसमें कह रहा है कि जिसमें से 2,25,000 पुरुष है, 35% जनसंख्या कितना क्या है, साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत जो मोहतरमाएं हैं वो क्या होंगी, हमारी साक्षर होंगी। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हमें दिया है कि जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या है 3,60,000। कितना है, 3,60,000 जनसंख्या है, जिसमें से 2,25,000 क्या है, पुरुष है, और 35% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। तो 35% जनसंख्या साक्षर है ना, तो हम पहले यहाँ पे निकालते हैं साक्षर है कितने। ठीक है, तो साक्षर है कितने, तो ये है मतलब कुल जनसंख्या, यानी कि 3,60,000 का 35% ये साक्षर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 00, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 70 210, 210 का मतलब क्या हुआ, 0, और कैरी
21, और 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और 105 और 21 कितना होगा, 126। ठीक है, यानी कि 1,26,000 जो लोग हैं पूरे जनसंख्या का, वो क्या है, साक्षर है। पूरे क्या है, साक्षर है। ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये 35% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि ये नंबर में कितने हुए, 1,26,000 जो मतलब जनसंख्या है वो क्या है, साक्षर है। अब कह रहा है कि 17% पुरुष साक्षर है, और पुरुष है कितने, 2,25,000। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे साक्षर पुरुष, साक्षर पुरुष। तो पुरुष है कितने, 2,25,000, और इसमें से ये कितने प्रतिशत साक्षर है, तो ये है 17%, यानी कि इसका हम 17% निकालेंगे। तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो 0, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, 5 हाथ में लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 कैरी 4, और 17 दूनी 34 और 4 38, यानी कि 38,250 पुरुष जो है वो क्या है, साक्षर है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, महिलाओं के बारे में पूछा गया है कि महिलाएं जो है वो कितनी प्रतिशत साक्षर है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि महिलाएं हैं कितनी, महिलाएं हैं कितनी। तो यहाँ पे देखिए टोटल जनसंख्या कितना है, 3,60,000। ठीक, अब इसमें से पुरुष कितने हैं, तो पुरुष है 2,25,000। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से मतलब जब माइनस करेंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 35, और ये 1, यानी कि 1,35,000 क्या है, महिलाएं हैं। अब क्या पूछ रहा है कि 17% पुरुष साक्षर है, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे कह रहा है कि 3,60,000 क्या था, पूरा जनसंख्या था, और उसमें से साक्षर कितने थे, 35%, यानी कि उस जनसंख्या में पूरा साक्षर। अब यहाँ पे जनसंख्या का कहने का मतलब हुआ कि पुरुष और महिलाएं दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पुरुष और महिलाएं दोनों को मिला के कितने जनसंख्या साक्षर है, तो 1,26,000, और जिसमें से सिर्फ पुरुष साक्षर कितने हैं, तो 1,38,000। ठीक है, तो 38,250, 38,250 क्या है, पुरुष साक्षर है। तो महिलाएं कितनी साक्षर होंगी, महिलाएं जो क्या है, साक्षर। ठीक, तो टोटल साक्षर है कितने, 1,26,000, जिसमें से पुरुष कितने साक्षर है, तो 38,250। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हम ये निकाल लेंगे कि कितनी महिलाएं साक्षर है। तो ये हो जाएगा 0, और ये 5, 75 इधर ये हो गया, और उसके बाद 15 में से 8 गया 7, और 11 में से 3 गया, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 87,750, 87,750 क्या है, महिलाएं साक्षर है। टोटल साक्षर कितने, टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर थी, 1,26,000, जिसमें से पुरुष कितने साक्षर थे, 38,250, और महिलाएं कितनी साक्षर है, 87,750। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, ये तो हो गया कि महिलाएं पूछा रहता है कि कितनी महिलाएं साक्षर है, तो ये आंसर होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 87,750 महिलाएं जो है वो साक्षर हैं, और पूरा महिलाओं की संख्या है कितना, तो महिलाओं की संख्या है यहाँ पे हमने निकाला था ना, 2,25,000 था, 3,60,000, जिसमें से 2,25,000 पुरुष थे, तो ये कितना हुआ, 1,35,000। 1,35,000 क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, तो ये हो गए पूरा साक्षर और टोटल महिलाएं। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 3 4 और 5 9, यानी कि नीचे 3 से कट जाएगा और ऊपर 8 7 15 20 7 27, यानी कि हम इसको 9 से भी डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो ये हो गया 15। ठीक, 15 बार में ये कट जाएगा और ये 9 से जब हम इसको करेंगे तो 9 81 और 6 बचा, 6 और 7 9 से 63। यहाँ पे कितना बचा 4 और ये 5, यानी कि 975। ऊपर कितना हो गया 975। अब ये डायरेक्ट 15 से भी कट जाएगा। 15 से ये 6 बार में 60 90 और 75, यानी कि 65। यानी कि टोटल कितना परसेंट आ रहा है 65%। जो महिलाएं हैं वो क्या है साक्षर है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग खुद से फिर से देखिएगा और खुद से बनाने की इसको कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ लेंथी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि मूलधन राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की गणना करें। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है और साधारण ब्याज दिया गया है 4% के लिए। तो साधारण ब्याज में ये सिंपल होता है कि जितना भी परसेंट हमें दिया रहा है और जो समय दिया रहा है उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 50%, 50,000 क्या है मूलधन राशि है और 2% दिया है और 4 वर्ष दिया है, यानी कि ये टोटल कितना बढ़ेगा। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8% होगा। यानी कि ये साधारण ब्याज जो होगा वो 50,000 का 8% होगा। तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000 होगा और 1% होगा 500 और 8% कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं आता है अगर तो यहाँ पे हम डायरेक्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसा ही इक्वल्स टू क्या होता है PRT/100। ठीक है, जहाँ पे P हमें दिया हुआ है 50,000, R कितना दिया हुआ है 2% और ये 4 बटा में कितना आ जाएगा 100। ठीक, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 500 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000, यानी कि हमारे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से है और कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है 36 दिन में। ठीक, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़ देता है। कितना दिन उन्होंने काम किया 8 दिन काम किया और इस दौरान क्या हुआ ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे भी मतलब इसके पहले भी हमने एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा था और मैंने वहाँ पे बताया था कि पहले हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम काम मान लेते हैं कि इतना काम करना है और वो काम कितना मानते हैं तो 18 और 36 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो ये 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा 36। ठीक है, यानी कि हम काम मान लेते हैं कितना है 36 है। अब ए इस काम को करने में 18 दिन ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दिन में 2 काम ही कर पा रहा है। वैसे ही 36 दिन ये ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दिन में सिर्फ एक काम ही कर पा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि वे 8 दिन में एक साथ मतलब 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ये एक दिन में काम कितना करेंगे तो 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी कि अगर वो दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3। ठीक, तो 8 दिनों में कितना काम करेंगे तो 8 दिनों में ये हो जाएगा एक दिन में 3, तो 8 दिनों में कितना होगा 24, यानी कि उन्होंने 24 काम मिल के किया। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, तो शेष अभी काम बचा कितना है तो शेष अभी कितना है टोटल था 36, इसमें से इन्होंने किया कितना है 24, यानी कि अभी भी काम बचा हुआ है। काम कितना है 12 है और ये जो 12 काम होगा वो कौन करेगा वो सिर्फ बी ही करेगा। ठीक, अब 12 काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है 12। ठीक, और ये बी जो है एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर पा रहे हैं, यानी कि उसको टोटल कितना दिन काम करने में लगेगा 12 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा ए के छोड़ने के बाद। तो हमसे क्या पूछा गया था शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर परसेंटेज का है, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 45% का 20% 729 है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, मान लेते हैं संख्या क्या है x।
अब इसका 45% यानी 45/100 का 20% यानी 20/100, ये कितना है? तो ये है 729। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 5 से 9 बार में, और ये 20 बार में, और ये 20 से 20 कट सकता है, तो x का वैल्यू कितना होगा? x बराबर हो जाएगा, इधर 729 दिया है और ये जाएगा तो उधर 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे ऊपर कितना है? 9 है, तो ये नीचे 9 आ जाएगा। अब इसको ये हो जाएगा 81 बार में, यानी कि 81 और यहाँ पे 00, यानी कि 8100 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही परसेंटेज का बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 पासों को फेंकने पर 10 का योग ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 2 पासा है और आपको पता होगा कि पासा में क्या होता है, 1 से लेकर 6 अंक तक उसमें रहता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 2 पासों को फेंका जाए तो 10 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कुल संभावित परिणाम। ठीक है, यानी कि 2 पासों को फेंका जाए, ठीक, तो कितने कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो ये कितना होगा? 36। ये कितना होगा? 36। 36 कैसे होगा? जैसे यहाँ पे एक पे अगर 1 आता है तो दूसरे में कितना आएगा? 1 आएगा। एक पे अगर 1 आता है तो दूसरे में 2 आता है। एक पे अगर 1 आए तो तीसरे में 3 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 आएगा, फिर उधर 1 आएगा। तो इस तरह से ये कितना टोटल हो सकता है? यानी 36 पूरा परिणाम हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 10 कह रहा है। क्या कह रहा है? 10, यानी कि हमें सिर्फ 10 से मतलब है कि 10 आने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो 10 कैसे आएगा? तो 10 आएगा अगर पहला पासा में 4 आए और दूसरा में कितना आए? 6 आए, या फिर दूसरे में 6 आए और पहले में 6 आए और दूसरे में 4 आए, या फिर दोनों में कितना आए? 5 और 5 आए। ठीक है, इसके अलावा क्या और कोई ऐसा मतलब संभावित परिणाम हो सकता है कि वो 10 हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यही 3 हमारा परिणाम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 10 आने की संभावित परिणाम कितना होगा? तो ये होगा सिर्फ कितना? 3। ठीक है, 3 मतलब 6 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, या फिर 5 और 5 हो सकता है। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यानी हमारा कितना होगा? प्रायिकता जो हमारा हो जाएगा वो होगा कि 10 आने के लिए कितना संभावित परिणाम है? तो 3, और टोटल है कितना? 36। तो 3/36, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/12। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/12 प्रायिकता होगा 10 आने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रॉफिट एंड लॉस का है। कह रहा है कि एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य हमें नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ दिया गया है कि जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य का 350% है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रय मूल्य हम कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी मानना है तो हम क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य जो है वो हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो हम मान लेते हैं 100 है। ठीक, अब 100 है। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य का लाभ कितना हुआ है? तो क्रय मूल्य का 350%, तो लाभ यहाँ पे कितना होगा? 100 का 350%, यानी कि 350 क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक, तो ये बेचा कितना में है? विक्रय मूल्य कितना में हुआ है? मतलब कितना हुआ है इसका विक्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 100 क्रय मूल्य है और 350 इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 450। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यानी क्रय मूल्य अब 100 था ना, तो 50% वृद्धि होता है, यानी कि नया क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 150। वो कितना हो जाएगा? 150। क्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया? 150 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है
वो सेम ही रहता है, यानी कि 450 में ही इसको क्या किया गया है, बेचा गया है। यानी कि इस क्रय 150 में खरीदा गया, 450 में बेचा गया, तो इसको लाभ कितना हुआ, तो इसको लाभ हुआ 450 माइनस 150, यानी कि 300 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो नया लाभ प्रतिशत, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो लाभ हुआ कितना है, तो लाभ हुआ है 300 रुपये, ठीक है। और कितना क्रय मूल्य कितना था, तो 150, तो 100 पे कितना, यानी परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0, और ये 15 से 2 बार में, यानी कि 200% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 200%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी का वेतन 7:3:5 के अनुपात में है, ठीक, यानी कि ए, बी और सी का जो वेतन है वो कितना है, एक 7 है, तो एक 3 होगा और एक 5 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि उनके वेतन में 15%, 20% और 25% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 7:3:5 के रेशियो में है, के अनुपात में है। इसका मतलब हुआ कि अगर ए का जो वेतन है अगर 7 रुपए है, तो बी का कितना होगा, 3 होगा, और सी का कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ए का वेतन जो है वो 70 रुपए है, तो बी का कितना होगा, 30 होगा, और सी का कितना होगा, 50 होगा, ठीक। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, मतलब हम इसको ले लेते हैं कि इसका वेतन कितना है, 700 है, इसका 300 और इसका 500, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब कह रहा है कि उनके वेतन में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले के वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, 15%। तो 70 का 10% कितना होगा, 70 का 10% 70 और 5% 35, यानी कि इसमें कितना वृद्धि हुआ है, 105 रुपए की वृद्धि हुआ है। वैसे ही 300 था, 20% का वृद्धि हुआ है, यानी कि इसमें कितना रुपए का वृद्धि हुआ है, 60 रुपए का वृद्धि हुआ है, और 25% इसमें हुआ है, यानी कि 125 रुपए इसके वेतन में बढ़ा है। तो नया वेतन जो होगा वो क्या होगा, नया वेतन जो होगा वो हो जाएगा ए का 805, ठीक, बी का कितना होगा, 360, और सी का कितना होगा, 625। अब इसका हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है, तो इसको हम कटा देंगे, तो ये यहाँ पे ये 5 से सब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 161, और ये 36 है, यानी कि 72, और यहाँ पे ये हो जाएगा 125, यानी कि नया, इसके बाद ये कटने वाला है, तो नहीं, ये आगे 5 2 8 1 9 कट जाएगा, 2 और 7 कट जाएगा, लेकिन 6 1 7 1 8 ये नहीं कटेगा। तो इनका जो नया अनुपात होगा वो यही होगा, 161 अनुपात 72 अनुपात 125, यानी कि बी जो होगा हमारा करेक्ट एंड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ही है। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि ए, बी और सी 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक काम मानेंगे, और काम वो कितना होगा, इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम होगा कितना, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब यहाँ पे 12 दिन ले रहा है, यानी कि ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, और ये 3 काम कर पा रहा है। तो क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं, यानी कि तीनों मिल के काम करें तो कितना दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 5, 4, 9 और 3 12, यानी कि एक दिन में ये कितना काम कर पा रहे हैं, 12, और इन्हें टोटल काम कितना करना है, 60। तो कितना दिन समझ लेंगे, 60/12, यानी कि ये 5 दिन में क्या कर देंगे, काम को पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रजनीश ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 12.5% प्रति वर्ष
कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,240 रुपए की राशि का निवेश किया, 3 वर्ष बाद रजनीश की कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो साधारण ब्याज पे था, और साधारण ब्याज पे मैंने बताया कि डायरेक्ट जो समय दिया है और जो दर दिया है उसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम वैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फॉर्मूला होता है हम वो यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है 12.5%, ठीक, तो 12.5% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। ठीक, अब परसेंटेज में जैसे यहाँ पे देखिए 12.5% है ना, तो 12.5% को हम क्या लिखेंगे, 12.5% को हम लिख सकते हैं 125/10, और मतलब 12.5 को हम ऐसे 12.5 है, तो इसको हम 125/10 लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 5 बार में, और ये 4 बार में, और फिर ये 5 से 2 बार में, यानी कि ये कितना आया, 1/8। यानी कि 12.5% को हम क्या लिख देंगे, 1/8 लिख दे रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है ना कि अगर 8 रुपए आपके पास था तो वो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या 12.5% का मतलब हुआ 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 8 रुपए था तो वो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो यानी 1 रुपया बढ़ेगा तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है 10,240। ठीक, अब 3 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 9/8 होगा। वैसे ही 3 वर्ष तक ये क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक, और हमसे राशि पूछा है ना, तो यही रहने देगा। अगर हमें ब्याज पूछा होता तो फिर हमें 10,240 घटाना पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा, 10,240 इंटू 9 का क्यूब 729, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, अब यहाँ पे 512 है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 1024 है, यानी 512 का ये क्या है, डबल है। तो ये 2 और एक यहाँ पे 0 है, तो ये 0। ठीक है, अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, और 29 58, यानी कि 1458, और यहाँ पे एक 0 है तो ये 0। ठीक है, तो हमारा ये बी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो एक इसका जो फॉर्मूला होता है CI का, ठीक है, अमाउंट का, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100⁴ ठीक है, और यहाँ पे P का वैल्यू दिया है 10,240, और R का वैल्यू कितना दिया है, 12.5%। अगर हम इस फॉर्मूला पे भी बनाएंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने जो बताया था उसको एक बार फिर से देखिएगा। अगर ना आए समझ में तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए अकेले एक घर को 35 दिनों में पेंट कर सकता है। ये जो है घर को कितना दिन में पेंट कर सकता है, 35 दिन में। बी अकेले इसे 70 दिनों में कर सकता है, यानी कि बी जो है वो कितना दिन लेगा, 70 दिन लेगा। सी के साथ उन्होंने कार्य को केवल 10 दिन में कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों मतलब एक 35 दिन में और एक 70 दिन में कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक और बंदा आता है सी, तो जब वो सी के साथ मिल के काम करते हैं तो वो केवल 10 दिन में ही इसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। यानी सी को अगर करना हो तो कितना दिन में करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। हम 35 और 70 है तो काम मान लेते हैं कितना, 70, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 35 है, यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एक दिन काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो एक दिन में, ये मैं मतलब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी हम इसको बना सकते हैं। तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, तो ये काम करेंगे 3, ठीक है। तो 10 दिन में ये कितना करेंगे, तो 10 दिन में ये करेंगे कितना, 30। लेकिन सी के साथ जब ये मिलके करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी जो है वो अकेले
सी मतलब 10 दिनों में कितना काम कर रहा है। ये तो किए हैं 30 और काम करना कितना है 70, यानी कि ये 40 काम ये कर ले रहा है। क्या कर रहा है 40 काम कर रहा है। ठीक है, तो सी जो है वो एक दिन में कितना करेगा, 10 दिन में अगर 40 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 40/10, यानी कि ये एक दिन में काम कितना कर रहा है 4 कर रहा है। और हमसे क्या पूछा गया था कि सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कार्य है कितना 70, कार्य कितना है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 70, और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और नीचे 2। ठीक है, 35 और 2, नहीं 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 नहीं, 35 और 2 नहीं, ये यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक होगा, इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे। ये मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 35/2 ही होगा। ठीक है, इसको आप गूगल भी कर सकते हो, 35/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, तो ये होगा n इंटू n+1/2। ठीक है, और n यहाँ पे हमें मतलब 1 से 50 तक का आ गया ना, तो हम n का वैल्यू क्या रखेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 + 1 51/2। ठीक है, अब इसको हम जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 कैरी 2, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, और 2 पहले से था, यानी कि ये कितना हो जाएगा 127, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1275। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है पी एक काम को 30 दिनों में और क्यू 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी पी जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में, और क्यू कितना दिन में कर रहा है 40 दिन में। वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू काम छोड़ देता है। शेष काम को करने में पी को कितना दिन समय लगेगा। तो फिर वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम मानेंगे, और ये काम कितना होगा, तो 30 और 40 का एलसीएम यानी कि 120। अब कह रहा है कि 120 काम करने में पी कितना दिन ले रहा है 30, यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा 4, और वैसे ही क्यू एक दिन में कितना काम करेगा 3। ठीक है, अब कह रहा है कि वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे 7, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 4 दिनों में ये कितना काम होगा, तो ये हो जाएगा 7 × 4 यानी कि 28। कितना काम कर रहे हैं 28। अब कह रहा है कि इसके बाद क्यू काम छोड़ देता है, शेष काम को करने में पी को कितने दिन लगेंगे। तो अभी काम बचा कितना है, तो अभी बचा काम कितना है 120 टोटल था, जिसमें से 28 काम ही अभी क्या हुआ है पूरा हुआ है। तो अभी काम बचा कितना है, तो अभी काम बचा है 92, और ये जो 92 काम है वो सिर्फ किसको करना है पी को करना है। ठीक है, और पी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। ठीक है, तो इसको कितना दिन समय लगेगा पूरा, तो 92/4, यानी कि ये हो गया 2 और ये 46, और फिर ये 2 और ये 23, यानी कि यहाँ पे क्यू को बचे हुए काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे 23 दिन पूरा लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई एक राशि एक वर्ष के अंत में 31,827 रुपए हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि हमें यहाँ पे पी नहीं दिया हुआ है कि कितना पैसा लगाया गया था, हमें दिया हुआ है कि 8% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहाँ पे हमें समय भी दिया हुआ है कि 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष बाद ही ये कितना हो जाता है 31,827 हो जाता है। तो निवेश की गई मूल राशि यानी हमें पी फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक, अगर साल एक है, अगर 1 साल की बात की जाए तो वो दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना था पी था। ठीक,
अब कह रहा है कि 8% ये बढ़ा होगा। 8% का मतलब क्या हुआ कि ये 100 से कितना हो गया होगा, 108% हो गया होगा। अब ये 108% जब हुआ है तो ये कितना हो गया है, 31,827 रुपये ये हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी फाइंड करना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 31,827 गुणे में 100 और बटा यहाँ पे 108। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 और 1 9, यानी कि नीचे 108 9 से कट जाएगा। वैसे ही 7 और 2 9, 8 1 और 8 और 1 9 और ये 3 नहीं, नीचे 9 से कट जाएगा लेकिन ऊपर 9 से नहीं कटेगा, नीचे 3 से कट जाएगा और ऊपर भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 1 और 18 है तो 0 6 और फिर 27 है तो 0 9। ठीक है, इंटू 100/36। अब यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 3 से कटेगा, तो चेक कर लेते हैं। 9 और 6 15 और 1 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि ये जब इसको हम कटाएंगे तो ये पूरा नहीं कट पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये डेसिमल में आएगा। ये क्या होगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में लास्ट में 0 है। लास्ट में 0 कब आता, जब ये पूरा पूरा कट जाता तब ये क्या करता, 0 लाता। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये डेसिमल में आएगा और डेसिमल में हमारा एक ही ऑप्शन है, ये क्या है, 29,469.44। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं तो उस कार्य को पूरा 12 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 पुरुष कितने दिन में कर पा रहे हैं, 9 दिनों में। तो वर्क मान लेंगे हम, काम कितना होगा, तो काम बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 9, यानी काम कितना है, 54। ठीक, काम कितना है, 54। अब कह रहा है कि 12 पुरुष कितने दिनों में वो काम करेंगे, तो 54 है। अगर एक पुरुष काम करे तो उसको टोटल 54 दिन लगेंगे। ठीक, तो 12 पुरुष अगर काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 6। ठीक, फिर ये 3 से 2 बार में, 3 से ये कितना बार में, 2 बार में, और ये 3 से 9 बार में, तो ये हो जाएगा 9/2। और 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5 दिन, 4 होल 1/2, 4 पूर्णांक 1/2। और ये जो ऑप्शन है वो वही है, इस मतलब यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में ये 4 होल 1/2 दिन ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये हमारे आज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये कह रहा है कि मोहन ने एक पुस्तक 60 रुपए में खरीदी और 75 रुपए में बेच दिया, तो इसको लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो गया 75 में बेचा और खरीदा कितना में था, 60 में, यानी कि टोटल उसे 15 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कह रहा है कि इस सौदे में उसे क्रय मूल्य का कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ है, 15। अब क्रय मूल्य कितना है, तो ये है 60। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 25। ठीक है, यानी कि उसे टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का मैथ का PYQ सीरीज का पहला वीडियो था, जिसमें 25 वीडियो को 25 क्वेश्चंस को हमने देखा। इसको एक बार आप खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना कि जब तक आप खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा। आप कोई भी टीचर से पढ़ लो, वो कितना भी आप वीडियो देख लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपका नहीं हो सकता। तो इसको एक बार आप लोग वीडियो जब भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पॉज करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और ना समझ में आए तो फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।